तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैकबेंचर्स की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी तक हमने आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 चैप्टर पूरे 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। हमारे जो बुक्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो 2 चैप्टर पूरे हो गए। वैसे थोड़े ज़्यादा चैप्टर पूरे हो गए हैं। तो अब जो हमारा चैप्टर है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शन एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आज हम उसको चालू करने वाले हैं उस चैप्टर को कि उसमें अब देखो, अभी तक क्या था, अभी अभी तक आपके कॉन्सेप्चुअली अकाउंटिंग चल रही थी, मतलब कॉन्सेप्ट जो बेस बिल्डिंग होते हैं अकाउंटिंग के, वो आप अभी तक देख रहे थे। बट अब यहाँ से आपको रियल जो अकाउंटिंग होती है, रियल मतलब अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, तो वो उस चीज़ का आपको जवाब मिलेगा कि हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं और जो भी हम उसमें मतलब अकाउंटिंग एक्चुअल में जो होती है, हम वो चीज़ अब यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ़ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई है कि ये एक हमें जनरल नॉलेज मिली है कि अकाउंटिंग भाई होती क्या है, उसमें उसके बेस बेस क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो ये सब अभी तक हमें वो पता चला है। तो यहाँ से हमारी अकाउंटिंग एक्चुअल चालू हो जाएगी और देखो यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल की तरफ चला जाएगा। तो अब आपको क्या है, अब मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न होगा वो भी प्रैक्टिकल की तरह होगा। वो कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा-सा कम और मतलब कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बिल्ड करूँगा, बट क्या होगा कि मैं जो ज़्यादा कराऊँगा वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराऊँगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमें एग्ज़ाम में जो करना है वो क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें क्वेश्चन आने चाहिए। तो आप कॉन्सेप्चुअली कितने भी स्ट्रांग हो, बट आपको क्वेश्चंस तो आने चाहिए ना। तो और जब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक बहुत अच्छा मिक्सचर बनेगा जो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखो, ये मेरे नोट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल पे या फिर आप कहीं पर भी मुझे पिंग कर सकते हो, क्या बोलते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हो। मैं इसका लिंक डाल दिया करूँगा अपने वीडियोज़ के नीचे, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है। तो चलो, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा बहुत मैं आपको पहले जो चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो मैं आपको इस लेक्चर में ऑलमोस्ट कवर करा दूंगा। इसके बाद जो हम चालू करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से जो हम सीखेंगे उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में सीख लेंगे। तो चलो देखते हैं। तो ये है आपका चैप्टर 3, जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से नाम लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये चैप्टर सबसे पहले आपको क्या बताता है? ये बताता है अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये कहता था कि भाई देखो, हम अकाउंटिंग तो करने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग जो हम करते हैं ना, वो उसके पीछे वो किसी सॉलिड एविडेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब कोई भी आप उसमें ट्रांज़ैक्शन अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। उस सबूत के बेसिस पर ही आप उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि एक एक तो फ्री फ्रॉम बायसनेस, कोई कोई बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अकाउंट जो अकाउंटिंग जो करता है वो बायस बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के फ़ेवर में नहीं सोचता हो, सिर्फ़ न्यूट्रली काम करता हो। और दूसरा हमने बोला था कि अगर उस अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है जो जिसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी ले जा सकते हैं, मतलब लीगली हम उसको चैलेंज कर सकते हैं उस अकाउंटिंग को, ठीक है? तो अब देखो, लीगली कुछ चीज़ चैलेंज होती है तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई कोई बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट मतलब लिखित में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे वो वैलिड होती है। क्योंकि देखो, ओरल तो कभी वो होता नहीं है, ओरल तो कभी लीगली प्रूफ करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट कर देते हो तो वो आपको लीगली प्रूफ करना थोड़ा आसान होता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया, कि आपका जो अकाउंटिंग है ना उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, उसके पीछे कोई सबूत होना चाहिए जिसके जिसके आधार पे आपने वो ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करी है अपनी बुक्स में। ठीक है, देखते हैं। देखो, अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होता है? अब अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में अब हम सीखते हैं। डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है एविडेंस, ये देखो एविडेंस, सबूत ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन का जो सबूत दे और वो उसका सोर्स हो, मतलब वहां से जैसे मान लो आपने एक दुकान पे चले गए, आपने कोई शूज़ खरीद लिया, आपने जूते खरीद लिए, तो वो जूते 1,000 रुपए के जूते थे। तो अब वो जो मकान मालिक है वो आपको एक इनवॉइस देगा, आपको एक बिल देगा, जिसको हम बिल भी कह देते हैं, वो आपको एक बिल देगा। तो वो बिल हुआ उस ट्रांजैक्शन का कि हाँ भैया, हमने ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में करी है। हम दुकान पे गए हैं, हमने उसको पैसे दिए और उससे हमने बिल लिया है।
तो ये वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है कि हाँ भाई उसके पीछे कि क्या ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। और जिसको हम वाउचर्स भी बोल देते हैं, वाउचर्स भी बोलते हैं। देखो थोड़ा-सा इन दोनों के बीच में ना थोड़ा-सा एक स्लाइटली डिफरेंस है। वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट के बीच में थोड़ा-सा एक डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन अभी के लिए आप ये दोनों मानो कि वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट दोनों सेम चीज़ होती है, ठीक है? ऑल रिकॉर्डिंग्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। देखो सारी जितनी भी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होगी बुक्स में, वो वाउचर्स के बेसिस पे होगी, ठीक है? देखो एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया लाला की दुकान की पर्ची या फिर बोलो बिल से बनाया वाउचर, बिल से बनाया वाउचर। अब ये क्या है बिल से बनाया वाउचर, इसका मतलब क्या हुआ देखो। अब ये मैंने आपके लिए एक एक फोटो चिपकाई है। देखो अब मान लो आप जूते लेने गए, आप जूते लेने गए तो ये इनवॉइस ऐसा कुछ करके आपको जो वो दुकान वाला होता है वो ऐसा एक इनवॉइस दे देगा आपको। इनवॉइस क्या होता है बिल, इसको आप बिल भी लिख सकते हो कि ये बिल है हमारा, जिसमें लिखा होगा कि हाँ भैया ये इनवॉइस है, ये हमारी दुकान का नाम है, ये हमारी दुकान का लोगो है, ये हमने किस कस्टमर को बेचा है, ये छोड़ दो अभी, ये इनवॉइस नंबर क्या है, इस इनवॉइस का नंबर क्या है, किस तारीख को बेचा है। तो ये सब हमारी पेमेंट की टर्म्स हो गई, तो ये सब हमारे उस बिल में लिखा होगा। फिर हमने डिस्क्रिप्शन क्या लिया है और कितने का लिया है और टोटल हमारा कितना बिल हो गया, और फिर लास्ट में वो साइन कर देता है जो अपना जो बेचता है ना सेलर, वो साइन कर देता है कि हाँ भैया ये अब ये डॉक्यूमेंट बन गया जो आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये इसको तो बोलते हैं हम इनवॉइस, ठीक है? अब ये वाउचर क्या होता है? देखो वाउचर ना कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो अगर आपको दिख रहा है तो वाउचर्स कुछ ऐसे तरीके दिखता है। अब मान लो अब एक एक ना मान लो एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के पास एक बिल आता है, ऐसा कोई बिल आता है, उसके मालिक ने कोई ट्रांज़ैक्शन वांज़ैक्शन करी होगी बिज़नेस में, तो उसके पास एक ये बिल आता है जूतों का, ठीक है? अब वो क्या उसको ऐसे ही डॉक्यूमेंट कर दे, ऐसे ही बस बिल चिपकाए चले जाए एक के पीछे, नहीं। तो अकाउंट्स क्या कहता है ना, आप एक ऐसा वाउचर बनाओ जिसको आप एक ऐसा इस तरीके से उसका फॉर्मेट वैसे कोई डिफाइंड नहीं है, बट एक जनरल रूल के तहत ये बता रखा है कि आप ये आइटम्स उसमें डाल लो। फॉर्मेट ऐसा कोई पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं है, जिसमें आपकी कंपनी का नाम है, आपका अकाउंटिंग वाउचर इसने बता दिया। तो ये क्या होता है ना, ये एक बिल के आगे एक छोटा-सा पर्चा, बिल के आगे छोटा-सा पर्चा कह लो, बड़ा पर्चा कह लो, ये हम चिपका देंगे। बिल के आगे अपनी अकाउंटिंग के लिए उसको ऐसे चिपका देंगे और इसको हम सबूत के तौर पे अपने अपने फाइलों में रख लेंगे। अब देखो उसमें क्या लिखा होगा, वाउचर नंबर मान लो ये इस साल हमारे सीरीज़ चल रही है 2024-25 और 1, 2024-25 1 और 2024-25 2, 2024-25 3, ऐसे हम पूरी सीरीज़ बनाएँगे वाउचर्स की, कि हाँ भैया हमें आसानी हो, हमें हमें देखो मान लो बिल बिल तो ये जो बिल होंगे ना, ये जो बिल होंगे ये तो सेलर ने अपने हिसाब से बनाया हुआ होगा बिल। मान लो सेलर ने दे रखा है बिल का नंबर एक्स वाई ज़ेड 1 2 3, एक्स वाई ज़ेड 1 2 3। अब मान लो आप इससे अरेंज करके रखोगे, इससे अपने पास अरेंज करके रखोगे बिल को, और किसी मान लो किसी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर छापा मारा तो उन्होंने कहा ये बिल ला दो। तो अब मान लो अगर ये सीरियली अरेंज नहीं होंगे तो आपको ये एक्स वाई ज़ेड 1 2 3 ढूँढने में कितना टाइम लगेगा और एक कंपनी में कितनी ट्रांज़ैक्शन होती है। तो इसी चक्कर में आप ये अकाउंटिंग वाउचर बनाते हो कि भाई मैं ना इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें अपने तरीके से कोड दे दूँगा। मान लो सेल सेल 1 2 3, या मैं ऐसा देता हूँ सेल 10/11/2024। ऐसे-ऐसे कोई मैं एक ऐसा अपना कोड बना लूँगा जिससे मुझे पता चल जाए, जिससे मुझे कोई भी माँगे और मैं 2 मिनट में जाऊँ, वो कहेगा जी मान लो आप अपना ये सेल का वाउचर ले आओ। आपने सेल कब करी थी, आप वो उठा के ले आओ। तो मैं देखो ऐसे ही हम परचेज़ का बना लेंगे, ऐसे हम परचेज़ का भी बना लेंगे। तो उसने माँगी सेल की, मैं भागा-भागा जाऊँगा, सेल सेल के पूरी फ़ाइल उठाऊँगा और उसमें उसमें जो भी डेट होगी मान लो 10/12/2024 ये डेट होगी, मेरे को ये सीरियली पूरा अरेंज मिल जाएगा और मैंने 1 2 3 4 ऐसे-ऐसे जितने मतलब मैंने दिन में सेल करी है तो मैं उसको इस सीरीज़ में रिकॉर्ड कर लूँगा। तो मान लो देखो कितना आसान हो गया। आप ए एक्स वाई ज़ेड 1 2 3 के नाम से ढूँढते तो आप पागल हो जाते कि भैया करोड़ों ट्रांज़ैक्शन हुई है मान लो एक बिज़नेस में, तो उसको कैसे-कैसे सँभाल के रखोगे कि हाँ भैया ये बिल उस ट्रांज़ैक्शन का था। तो उसमें तो बंदा पागल हो जाएगा। इसलिए हम अलग-अलग बना लेते हैं वाउचर का, सेल के वाउचर की सीरीज़ बना ली, परचेज़ के वाउचर की सीरीज़ बना ली, सेल्स रिटर्न के वाउचर की सीरीज़ बना ली, परचेज़ रिटर्न के वाउचर की सीरीज़ बना ली। तो ऐसे-ऐसे हम सीरीज़ बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी होती है।
अब देखो ठीक है, अब देखो सिर्फ़ नाम देने से क्या क्या होगा? नाम देने से तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, उसमें डेट भी लिख देते हैं। उसमें हम ये तो चलो, ये तो मैंडेटरी नहीं है, ये तो छोड़ दो। फिर हम उसमें एक जर्नल एंट्री लिख देते हैं, जो आप एक जर्नल एंट्री आज अभी हम बनाना सीखेंगे धीरे-धीरे। तो एक जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें एक चीज़ डेबिट हो रही होती है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही होती है। मान लो आपने कोई सेल करी, आपने माल बेचा। तो आपके पास आपने माल बेचा, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपने माल बेचा तो आपके पास कैश आया होगा। तो अब हम ऐसा कुछ लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपको सारी चीज़ें पता चलेगी टू सेल। बैंक में पैसा आया, मान लो ₹1000 का था, ₹1000। आप ऐसी कुछ ट्रांज़ैक्शन लिख लोगे इसमें। अभी अभी इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, मतलब ये मैं बताऊँगा कैसे बनती है ये चीज़ें, जर्नल एंट्रीज़। बट इतना समझ लो कि आप ऐसा कुछ लिख लोगे कि कुछ चीज़ को डेबिट करोगे और कुछ चीज़ को क्रेडिट करोगे, और ये दोनों ऑलवेज़ मैच होने चाहिए। ये हमेशा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा। हाँ, आप अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन में इसको ला सकते हो, अलग-अलग अकाउंट हिट हो सकते हैं, बट इसका जो टोटल आएगा, ये ऑलवेज़ ही मैच करना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। ठीक है? और यहाँ पर हम अकाउंटेंट साइन वाइन कर देगा और अपने बॉस के साइन वाइन करा लेगा, जो जिसने भी बनाया। ठीक है? तो अकाउंटिंग वाउचर का कॉन्सेप्ट इतना सा होता है कि अकाउंटिंग वाउचर ये चीज़ें बताता है हमें। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखो, ये सवाल, फिर अगला एक सवाल दिमाग में आता है, भाई अकाउंटिंग वाउचर्स जो है कितने तरह के होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स कितने तरीके के होते हैं? तो अब हम देखते हैं। देखो, अकाउंटिंग वाउचर कैश का वाउचर हो सकता है, कि मान लो हमने कोई कैश की ट्रांज़ैक्शन करते हैं, हम उसके वाउचर्स बना लेते हैं। डेबिट का वाउचर्स हो सकता है, क्रेडिट का वाउचर्स हो सकता है, जर्नल का वाउचर हो सकता है। मतलब जिस चीज़ की जर्नल एंट्री हो सकती है, उस चीज़ का वाउचर हो सकता है। तो नॉर्मली इन इन चीज़ों की जर्नल एंट्री होती है, तो इसने एग्ज़ाम्पल में यही दे दिया कि भैया इसका वाउचर्स बन सकता है। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ समझाया, जितने तरह की ट्रांज़ैक्शन उतने तरह के वाउचर, जितनी दुनिया में जितनी भी तरह की ट्रांज़ैक्शन हो सकती है ना, उतने तरीके के वाउचर्स भी बन सकते हैं। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला रूल नहीं है कि कुछ भी आप जितने तरीके की ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, उतने तरह के वाउचर्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, यहाँ से जन्म हो जाता है जर्नल एंट्रीज़ का। ये जर्नल एंट्रीज़ का बेस है। यहाँ से एकदम एकदम जन्म हो जाएगा जर्नल एंट्रीज़ का। अभी देखना आप कैसे। देखो, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कॉन्सेप्ट, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर्स में, याद करो क्या था वो। ये कहता था एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। अगर बैलेंस शीट मैच करनी है तो वो होना ही पड़ेगा, वरना उसके बिना नहीं हो सकता कुछ। देखो, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कि मतलब एक ये मैथमेटिकली डेरिवेशन है, जो कि बेस्ड करती है अकाउंटिंग के डुअल एस्पेक्ट्स को। मतलब कि अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। ठीक है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डुअल एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज, देखो बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, ऑलवेज इक्वल। कभी ऐसा कोई केस बन ही नहीं सकता जिसमें ये इक्वल ना हो, तभी मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ ऑलवेज इक्वल को। अब देखो, अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट होती क्या है। तो ऐसी हमारी कुछ बैलेंस शीट दिखती है। देखो, यहाँ पर एक साइड ऐसे होती है और दूसरी साइड ऐसे होती है। ठीक है? ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, फिर यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। ठीक है? ऐसी कुछ बैलेंस शीट हम बनाते हैं। अब देखो, लेफ्ट साइड, हाथ ऐसे कर लेना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब क्या? लेफ्ट साइड मतलब क्रेडिट, लेफ्ट साइड मतलब क्रेडिट, राइट साइड मतलब डेबिट। तो लेफ्ट साइड हमें क्या करना है? देखो, उल्टा हाथ, देखो ये लिखा हुआ है मैंने, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का। ऐसे आपको याद करना है कि जब भी दिमाग में हिट हो जाए, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का। ऐसे भी कर सकते हो। देखो, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का। ठीक है? तो अब इससे क्या समझ आया? इतना इतना आपको समझेगा कि आपको ऐसे बोलना है, उल्टा हाथ देने का, सीधा हाथ लेने का। देखो, अब लेफ्ट साइड में मैंने आपको बोला क्रेडिट, क्रेडिट साइड होती है लेफ्ट की, और राइट होती है हमारी डेबिट की साइड।
देखो अब लेफ्ट साइड, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड क्या क्या आएगा? कंपनी ने कंपनी ने पैसा कितना लिया हुआ है और कहाँ कहाँ से लिया हुआ है, कहाँ कहाँ से लिया हुआ है। देखो अब कंपनी ने ना, लेफ्ट साइड में जो आएगा, ये इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, कितना पैसा कंपनी ने, जो कि वो कितना लिया हुआ है, मतलब ले रखा है, और कितना और कहाँ कहाँ से ले रखा है ये। और राइट साइड क्या आएगा, कंपनी ने पैसा कितना दिया हुआ है और कहाँ कहाँ दिया हुआ है। देखो समझ रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड कंपनी ने कहाँ कहाँ से पैसा लिया हुआ है और किस किस से लिया हुआ है, और राइट साइड आएगा कंपनी ने कहाँ-कहाँ पैसा दिया हुआ है और किस-किस को दिया हुआ है। इतना इतना दिमाग में एकदम फिट कर लो, क्योंकि यहाँ देखो उल्टा हाथ देने का मतलब ये पैसा देना है, ये पैसा देना है, और सीधा हाथ लेने का, ये पैसा लेना है। मतलब ये पैसा हमारा है, हमारे पास हक है इस पैसे का, तो ये हमें लेना है। और उल्टा हाथ देने का मतलब ये बाहर वालों का पैसा, हमें इसको देना है। ठीक है? अब हम इसको समझते हैं, कंपनी कहाँ-कहाँ से पैसे लेती है? अब ये पूछते हैं, हम कंपनी से पूछेंगे कि भाई अब तू बता, तेरे हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, तूने कहाँ-कहाँ से पैसे लिए हैं? अब देखो पहला जवाब आएगा, जब कंपनी खुली थी तो वो उस कंपनी खोलता कौन है? ओनर खोलता है, मालिक खोलता है ना। तो मालिक, ज़ाहिर-सी बात है, कंपनी अपने आप तो खुल नहीं जाती कि रात को अपने आप ही कम सुबह तक कंपनी खुल गई, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, उसका बिज़नेस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ओनर बिज़नेस करेगा तभी तो कंपनी खुलेगी। ठीक है? तो सबसे पहले तो इसने मालिक से उधार लिया होगा, मालिक से पैसा लिया होगा। कंपनी ने किससे पैसे ले रखे हैं? मालिक से। तो ये तो कन्फर्म है कि मालिक से तो होगा ही होगा। तो ये हो गया हमारा ओनर का पैसा और कैपिटल। इसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं, ओनर ओनर इक्विटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है? इतना समझ आ गया कि कंपनी ने पैसा लिया हुआ है, ओनर और कैपिटल का, जिसको हम बोलते हैं। अब दूसरा दूसरा कंपनी कहाँ से पैसा ले सकती है? मान लो उधार। कंपनी ना उधार ले रखा है बाहर वालों से लायबिलिटीज़, मान लो कोई लोन चल रहा है कंपनी पे, मान लो कुछ भी हमारे क्या बोलते हैं, हमारे क्रेडिटर हैं, हमें किसी को देना बन रहा है, हमने ट्रेड क्रेडिट ले रखा है और हमें उसको पैसा देना है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई बाहर वालों को लेके। तो देखो ये दोनों मिलके हमेशा ऑलवेज बनाएंगी इक्विटीज। इक्विटीज इसको हम बोलेंगे इक्विटीज। इक्विटीज, ठीक है? ये हमारी इक्विटी होगी धंधे की। ठीक है? अब देखते हैं कंपनी कहाँ कहाँ पैसा देती है। अब कंपनी के पास हम फिर से जाएंगे कि भाई बता, तूने कहाँ कहाँ पैसे दे रखे हैं। अब कंपनी देखो क्या बोलेगी, देखो भाई कुछ तो बाहर वालों को उधार दे रखा है मैंने, कुछ बाहर वालों को उधार दे रखा। उधार देना मतलब या तो आप कह लो लोन दे रखा है, या तो आप लोन कह लो कि हमने लोन एडवांस मतलब लोन में पैसा दे रखा है। ठीक है? या फिर आप कह दो हमने धंधे में किसी को उधार दे रखा है, तो वो बन जाते हैं हमारे डेटर्स। अगर बिजनेस में उधार देते हैं तो वो बन जाते हैं डेटर्स, और अगर हम वैसे उधार दे देते हैं कि भाई पैसा ले जा हमसे, तो वो बन जाते हैं हमारे लोन्स, लोन्स एंड एडवांसेस में आ जाते हैं वो। तो अब ये बाहर वालों को हम या तो पैसा दे सकते हैं, या फिर हम कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी तो खरीद सकते हैं। हमारी कुछ एसेट्स भी तो हो सकती है कि हाँ भैया हमने बिल्डिंग खरीद ली, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने कुछ भी खरीद सकते हैं। एक बिजनेस तो कुछ भी खरीद सकता है। तो ऐसी हमने प्लांट एंड मशीनरी, तो कहाँ-कहाँ पैसे मतलब कहाँ-कहाँ पैसे देती है। तो कंपनी मान लो जब बिल्डिंग खरीदेगी तो पैसा तो देगी ना, तो अब पैसा देगी तो उस पे एक हक आएगा, उस बिल्डिंग का हक आएगा, उस प्लांट एंड मशीनरी का हक आएगा। तो ये भी तो हमारी एसेट हुई ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनाती है एसेट। तो देखो, तो अब समझना, इक्विटीज़ और एसेट ऑलवेज़ ही बराबर होगी। ये देख रहे हो, ऑलवेज़ बराबर होगी, ऑलवेज़। लिख लो, बड़ा-बड़ा लिख लेना इसको, ऑलवेज़ इक्विटी इज़ इक्वल टू एसेट्स। और इक्विटी के अंदर क्या आता है? इक्विटी के अंदर ये 2 आइटम आते हैं, जिसको हम ओनर्स कैपिटल और लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी बोल देते हैं हम इसको। और ये एसेट्स के अंदर क्या आते हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो और भी चीज़ें आती हैं, बट ये मोटा-मोटा यही 2 आते हैं। मतलब इन्हीं के अंदर जो आएँगे वो अलग-अलग होंगे, बट मोटा-मोटा जो है वो यही होंगे। ठीक है? इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं। अब देखो इससे ये इक्वेशन बन के आई, मैंने आपको बताया कि इक्विटीज इज इक्वल टू एसेट्स बनती है। ठीक है? तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी। क्या ये सही है? क्या ये क्वेश्चन सही है? बिल्कुल ठीक है, कोई कोई गलत वाली बात नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज होती है और ऑलवेज इक्वल होती है। तो अब देखो, क्या मैं इसी इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ?
एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या मैं लिख सकता हूँ? बताओ, खुद बताओ सोच के कि अभी मैंने क्या बोला। इक्विटीज क्या होती है? इक्विटीज मिलके अभी मैंने बताया कि इक्विटीज के अंदर दो दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला कैपिटल, दूसरा बाहर वालों से लायबिलिटीज। ठीक है, तो अगर मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ के अलग अलग दिखा दिया तो क्या मैंने गलत किया? नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। तो मैंने लिख दिया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल? अब देखो, लायबिलिटीज को मैं इधर ले गया और एसेट्स को मैं इधर ले गया, तो अब देखो इज इक्वल टू को इधर जा रहा है तो इसका इसके साइन चेंज हो जाएंगे। इसके इसके या तो ऐसे मानो, इसको ऐसे मानो लायबिलिटीज यहीं की यहीं रह गई, कैपिटल को मैं इधर ले गया, अगर कैपिटल को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या ये माइनस में आ जाएगा? ये भी प्लस में, प्लस में इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। क्या ये एकदम ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इस इक्वेशन में। और आगे इसको एक एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज लिख सकता हूँ? देखो, कैपिटल को अगर मैं इधर ले जाऊंगा और लायबिलिटीज को मैं इधर ले आऊंगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अभी ये माइनस में है, यहाँ जाके ये हो जाएगा प्लस में, और ये यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस में। तो क्या ये यही इक्वेशन बन जाएगी? एकदम ठीक, कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आप इक्वेशन को, आपको बस देखो कॉन्सेप्चुअली आपको बस इतना याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, बस। ये सारी इसी से ड्राइव होके आ रही है, मतलब इसी से निकल रही है, ये इसी से निकल रही है। और इक्विटीज के दो कंपोनेंट ये दो, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखो अब इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ डुअल कॉन्सेप्ट, या फिर हम इसको देख सकते हैं दूसरी क्लास में देखते हैं, इसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ये डिटेल में समझाने का पार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो इसको हम देखते हैं अगले पार्ट में। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपको पता है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ भेजो। और मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो आपको लाइक ज़रूर करके जाना है। देखो, योर अप्रिसिएशन इज़ माई मोटिवेशन। तो आपको ये लाइक तो करनी ही करनी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।